हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंशु स्टूडियो चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर। पिछली बार हमने जो टॉपिक लिया था वो था सूर्यताप का। सूर्यताप में हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आज इस टॉपिक में हम तापमान को बहुत अच्छे से ढंग से करने वाले हैं। ये जो तापमान है, यहाँ से प्रश्न चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप इंडिया लेवल का हो, चाहे जो है अपने स्टेट लेवल का हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि टीचर ट्रेनिंग, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, फिर कोई भी एग्ज़ाम है, आरपीएससी, यूपीएससी, उससे संबंधित यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ के जो इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर करने वाले हम कि आने वाले समय में कोई आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तापमान। तापमान से अभिप्राय है वायुमंडलीय ताप से, यानी तापमान से अभिप्राय वायुमंडलीय ताप से है। वायुमंडल को सर्वाधिक ऊष्मा पार्थिव ऊर्जा से प्राप्त होती है। पार्थिव ऊर्जा यानी पृथ्वी से जो प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से वायुमंडल को सर्वाधिक जो है तापमान प्राप्त होता है। परिचालन। इसके अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। ये तभी संभव है जब तापमान में विभिन्नता हो। दोस्तों, यहाँ परिचालन जो है एक शब्द ऐसा आता है कि कभी कभी जो है ज्योग्राफर अच्छे जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि परिचालन आखिर क्या है। मैं संक्षिप्त शब्दों में इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जब रेत के कण चलते हैं तो एक दूसरे से रगड़ खाने के बाद, एक दूसरे से वो टक्कर खाने के बाद में रगड़ने से क्या होगा कि जो गर्म अणु है वो ठंडे अणुओं से टकराकर तापमान को बराबर करने की कोशिश करते हैं। उसी को ही हम परिचालन कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में और ब्रीफली लिखा हूँ कि इसके अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है, और ये तभी संभव है जब तापमान में विभिन्नता हो। अगर समान ताप होगा तो परिचालन की जो प्रक्रिया है वो जो है एक्टिविटी नहीं होगी। अब बात करते हैं विकिरण की। कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, उसे विकिरण कहते हैं। यानी हम सीधे शब्दों में कहें कि कोई भी निश्चित वस्तु है और कोई निश्चित तापमान है, यानी कोई एक निश्चित तापमान वाली कोई वस्तु है, विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती हैं, तो उसको हम विकिरण कह सकते हैं। चाहे हम जो है एक आग का गोला ही ले लें, या फिर एक अग्नि को ही ले लें, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कुछ गर्म वस्तु ही ले लें, तो उसमें वहाँ से विभिन्न प्रकार की जो ऊष्मा तरंगें प्रकाशित होती है, उसको हम साधारणतः विकिरण कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण कृष्णिका। जो वस्तु अपनी ओर आने वाले सभी विकिरण का अवशोषण करती है, किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा विकिरण करती है, उसे पूर्ण कृष्णिका कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में मैं यहाँ पर यह बताऊँ कि जो कोई भी वस्तु हो वो सभी विकिरणों का अवशोषण करती हो और किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा विकिरण करती हैं, उसे पूर्ण कृष्णिका कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग सर्वाधिक लघु किरण से वृहत्तम दूरदर्शन रेडियो तरंग तक होती है। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, वो तरंगें सर्वाधिक लघु तरंग किरणों के रूप में होती है और वृहत्तम सुदर्शन जो है दूरदर्शन रेडियो तरंगें तक होती है। लघु तरंगों में गामा किरणें, यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, लघु तरंगों को तरंग दैर्ध्य या एंगस्ट्रॉम इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी जो है फैकल्टी का स्टूडेंट हो, यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि लघु तरंगों को जो है किस इकाई में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम इकाई में व्यक्त किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एंगस्ट्रॉम इकाई में किसको, लघु तरंग को, ये ध्यान रखना। दूसरा विकिरण स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश का होता है। इस स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य के लिए माइक्रोकॉन लंबाई इकाई का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो विकिरण कौन सा है, स्पेक्ट्रम दृश्य है, और इस तरह स्पेक्ट्रम को जो है कौन मापता है, तो उसको माइक्रन लंबाई मापती है। तीसरा स्पेक्ट्रम अवरक्त स्पेक्ट्रम है। दूसरा विकिरण स्पेक्ट्रम, तीसरा अवरक्त स्पेक्ट्रम है। इसे अवरक्त प्रदेश भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य में 0.7 से 300 माइक्रोन के मध्य होता है। चौथा स्पेक्ट्रम दीर्घ तरंगों। तो सबसे पहला हमने पढ़ा लघु, जिसको हम एंगस्ट्रॉम तरंग से मापते हैं, उसके बाद में माइक्रोन, और तीसरा भी माइक्रोन से ही मापते हैं। लेकिन ये जो चौथा स्पेक्ट्रम है वो दीर्घ तरंगों का होता है। पिछली बार हमने सारे लघु तरंगे पढ़ा था।
अब ये जो है दीर्घ तरंगे हैं, इसमें माइक्रोवेव, रडार, रेडियो तरंगे शामिल है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में होती है। पृथ्वी सौर ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करता है, जबकि वायुमंडल सौर ऊर्जा का 14% ग्रहण करता है। पार्थिव विकिरण कम बल का कार्य करती हैं। पृथ्वी अपना विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करती है, जिसका अधिकांश भाग लगभग 90% वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन गैस ग्रहण करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो है वायुमंडल सर्वाधिक तापमान कहाँ से प्राप्त करता है? तो वो है पार्थिव विकिरणों से। पार्थिव विकिरण पृथ्वी से जो निकलती है वापस टकराकर सूर्य की जो वह किरण है जो पृथ्वी से टकराने के बाद में वापस ऊपर की ओर जाती है, तो उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, वहाँ से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करती है, जिसका अधिकांश भाग लगभग 90% वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन गैस प्राप्त करती है। तो ये इस प्रकार से था। अगला देखिए, अभी वायुमंडल में जलवाष्प किसी जितनी भी मात्रा में अधिक होगी बहिर्गामी पार्थिव विकिरण उतना ही अधिक होगा, अवशोषण होगा। वायुमंडल का प्रभाव खिड़की के कांच के समान है, जो सौर विकिरण को लघु तरंगों को प्रविष्ट होने देता है और पार्थिव विकिरण को जो है दीर्घ तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। इस कारण वायुमंडल धरातल के तापमान को ऊंचा बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। वायुमंडल के दृश्य प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये सीधे शब्दों में यह बता दूं कि जो है सूर्य से जो प्रकाश आता है, मैंने बना लिया यहाँ पर, ये सूर्य है। अब ये सूर्य जो है, ये सूर्य है और यहाँ का जो प्रकाश है धरती पर आ रहा है, तो ये प्रकाश आ जाएगा, ये तरंगों के रूप में आता है, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद में, धरती से टकराने के बाद में वापस जाने की कोशिश करता है इस प्रकार, तो वायुमंडल उसको रोक देता है। और जो सूर्य का किरण जो है लघु तरंगों के रूप में आता है और पृथ्वी का जो है वापस ये दीर्घ तरंगों में जाता है, क्योंकि वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी तो तापमान उतना जो है जो है तरंगे लघु तरंगे से होगी। यानी मैं सीधे शब्दों में ये कहूँ कि जितनी तापमान में वस्तु अधिक होगी लघु तरंगे होगी, और जितनी तापमान में वस्तु कम होगी यानी कम तापमान वाली कोई वस्तु होगी तो उसकी तरंगे बड़ी होगी। तो यहाँ पर पृथ्वी की दीर्घ तरंगे हैं। हरित गृह प्रभाव मैंने बता दिया कि जो है सूर्यताप आ जाता है लेकिन वापस नहीं जाता लौटकर, तो उसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं। क्योंकि जब वापस लौटकर वायुमंडल से तापमान सूर्य से जो टकरा कर वापस एल्बिडो वाला जो तापमान वापस नहीं जाता है, तो वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, और अधिक गर्म होगा तो निश्चित तौर पर ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा। वायुमंडल का सौर व पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण करती है। ये केवल निचले भाग में ही केंद्रित है। ऊंचाई के साथ साथ प्रवेशी व बहिर्गामी दोनों विकिरण बढ़ता है। इसी कारण से उच्च पर्वतों को भूमि की विकिरण खिड़की कहा जाता है। यानी मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ऊंचाई के साथ साथ प्रवेशी व बहिर्गामी दोनों विकिरण बढ़ता जाता है। संवहन, सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद में धरातल गर्म होने लगता है। उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, फैलकर हल्की हो जाती है, जबकि ठंडी वायु भारी होने से धरातल पर आती है, वह भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ये प्रक्रिया बार बार होती है, इसे ही संवहन कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में ये कहूँ तो धरातल के समीप जो है जब सूर्य ताप दिन में अधिक गर्म हो जाए, सूर्य ताप की वजह से स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, और जब स्थल भाग के जो सतह पर लगने वाली जो वायु है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगी और ठंडी वायु को नीचे की तरफ पटकने की कोशिश करेगी, तो ठंडी वायु भी वापस गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ चलेगी। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को हम संवहन कहते हैं। वायुमंडलीय तापमान, धरातल में दिन में 12 बजे सर्वाधिक तापमान प्राप्त करता है, अधिकतम तापमान 2 से 4 बजे के बीच में प्राप्त करता है, उसे उच्चतम तापमान कहते हैं। यानी 2 से 4 बजे जो तापमान होता है वो सर्वाधिक उच्चतम तापमान होता है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 बजे न होकर सुबह 5 बजे होता है, इसे दिन का न्यूनतम तापमान कहते हैं। दिन के अधिकतम या न्यूनतम तापमान के औसत को औसत दैनिक तापमान कहते हैं। उच्चतम व न्यूनतम तापमानों के अंतर को तापांतर कहते हैं। महीने के उच्चतम व न्यूनतम ताप के अंतर को मासिक तापांतर, जबकि वर्ष के अधिकतम व न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। किसी भी प्रदेश या स्थान पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी कौन कौन से कारक है जो है अपने तापमान को प्रभावित करते हैं। चलिए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अक्षांश, सबसे पहला है अक्षांश।
अक्षांश कैसे प्रभावित करता है? देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होता जाता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान होकर जुलाई में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। इसे तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं सागर तल से ऊंचाई, यानी अक्षांश तो निश्चित तौर पे प्रभावित करता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। दूसरी होती है पॉइंट सागर तल से ऊंचाई। सागर तल से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, जबकि धरातल के संपर्क में आने पर भाग सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। पर्वत के ऊपरी भागों में तापमान कम हो जाता है। सागर तल से दूरी, तीसरा सी है सागर से दूरी। सागर के समीप वाले भागों में सागर का समकारी प्रभाव होता है। सागरों से दूर जाने पर तापमान बढ़ता है। डी, स्थल या जल का प्रभाव। स्थलीय भाग में सूर्य की किरणें लगभग 3 फीट तक प्रवेश करती है, जिससे धरातल की पतली परत जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि जल में सूर्य की किरणें कम से कम 20 फीट से अधिक प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण जल की एक मोटी परत को पार करनी पड़ती है। धरातल के गुण, हिम के क्षेत्रों में ऊष्मा नहीं मिलने के कारण तापमान कम हो जाता है। यानी हिम वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि जो सूर्य ताप आता है उसका 90% जो है हिम प्राप्त कर लेती है। उस वजह से सूर्य ताप को प्रभावित करती है। ढाल का स्वभाव, सूर्य का सामने वाला भाग अधिक गर्म रहता है, जबकि विपरीत ढाल तिरछी किरणों के कारण तापमान कम होता है। प्रचलित पवन है, सागरीय धाराएं, तापमान का लंबवत वितरण, औसत रूप से प्रति 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड दर से तापमान कम होता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। यानी प्रति 1000 मीटर पर जो है औसत 6.5 सेंटीग्रेड दर से तापमान कम हो जाता है। इसे सामान्य ताप पतन दर या सामान्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं। निचले भागों में अवशोषण अधिक होता है, जबकि ऊंचाई के साथ पार्थिव ऊर्जा के घटते अवशोषण के कारण तापमान घटता है। तापमान का प्रतिलोमन, कभी कभी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, इसे तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। यानी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना दोस्तों, कि जैसे जैसे हम तापमान ऊपर जाने पर तापमान अधिक हो रहा है तो इसका मतलब वो तापीय प्रतिलोमन है, लेकिन ऊपर जाने पर तापमान कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तापमान ह्रास दर हम कहते हैं, या सामान्य ताप दर कहते हैं। ऋणात्मक ताप दर, ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है, और ऋणात्मक ताप दर पर ऊंचाई के साथ में क्या होता है, ताप बढ़ता है। तापीय प्रतिलोमता में ठंडी परत नीचे और उसके ऊपर गर्म परत होती है। धरातलीय प्रतिलोम, धरातल के निकट गठित होने वाला प्रतिलोम। स्थिर प्रतिलोम, जब धरातल के नीचे की ऊष्मा ऊपर जाकर वायुमंडल को गर्म नहीं करती है, इस प्रतिलोम को वायुमंडल की स्थिर दशा में संपादित होता है। यह स्थिर प्रतिलोम था। अब देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम जो है, इसका मैंने नोट्स बना रखा है, इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर किया हूँ, और 4 पेज लगे हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने दिखाया इसको। इसे अप्रवाही प्रतिलोम भी कहते हैं। धरातलीय प्रतिलोम के कारण कोहरा, फॉग रहता है। ताप प्रवणता, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान तेजी से घटता है। तापमान के इस घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। यानी दो क्षेत्रों के तापमान के बीच जो अंतर होता है उसके अंतर को ही ताप प्रवणता कहते हैं। समताप रेखाएं, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। जब समताप रेखा पास पास होती है तो तापमान अधिक होता है। यानी समताप रेखा यदि पास पास होती है तो तापमान अधिक होगा, जबकि समताप रेखा दूर दूर होती है तो तापमान भी कम होता है। जुलाई तथा जनवरी का तापमान, जुलाई व जनवरी महीनों में अधिकतम तापमान स्थलीय भागों पर होता है। जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान एशिया व उत्तरी अमेरिका में मिलता है। तापमान का प्रादेशीय वितरण, उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य या सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 के मध्य इस भाग में दिन रात की अवधि होती है, बराबर होती है लगभग, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। अब शीत कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 66.5 से ध्रुवों तक सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। अब सुपर ने तापमान को 5 कटिबंधों में विभक्त किया। सुपर नाम का कोई प्रसिद्ध विद्वान है, भूगोलविद है, उसने जो है तापमान को 5 कटिबंधों में विभक्त किया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। विषुवत कटिबंध, विषुवत रेखा के
5 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांश शामिल है। इसमें प्रकाश रेखा विषुवत रेखा के बराबर होती है। अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दोनों गोलार्धों के बीच 5 से 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य तापमान वर्ष भर ऊंच रहता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दोनों गोलार्धों में 12 से 45-25 डिग्री के मध्य पाया जाता है। ग्लोब का उच्चतम तापमान यहाँ अंकित किया जाता है। कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। यहाँ दिन की अवधि 14-14 घंटे की होती है। उपोष्ण कटिबंध 25 से लेकर 45 के मध्य गोलार्ध में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश 45 से 66 के मध्य सबसे ठंडा स्थान पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश, बर्फयान सबसे ठंडा स्थान है। नवंबर से अप्रैल औसत हिमांक से नीचे जाता है। इसका तापमान हमेशा ध्यान रखना। साइबेरिया के अंदर आता है बर्फयांश। ध्रुवीय, यहाँ वर्ष भर हिमाच्छादित रहती। तो ये था टॉपिक। आप अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको वापस देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं ये जो टॉपिक बना रहा हूँ सिर्फ वीडियो पर किसी के लाइक करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं जो है, मेरा जो दृष्टिकोण है वो है सिर्फ जो है एग्ज़ाम के लिए जो है मेरी प्रिपेयर करना, साथ में आपको भी साथ में लिए चलना है ताकि आपकी भी अच्छे से तैयारी होती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आते रहेंगे, हम नए वीडियो हर रोज़ नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।